नेता नगरी के सत्र में बात करेंगे मायावती की राजनीति की। इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद वल्लभ पंत, सामाजिक अध्ययन संस्थान के निदेशक बद्रीनारायण जी, मायावती जी पर पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। पहला सवाल बद्रीनारायण जी आपसे है। खूब चर्चा हुई काशीराम जी की उस शपथ की जिसमें उन्होंने अपने परिवार को कभी भी राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया। खूब चर्चा होती रही दशकों में कि ये होंगे काशीराम जी और मायावती जी के बाद बसपा के अगले राजनीतिक उत्तराधिकारी, लेकिन अंततः परिवार को वरीयता मिली। पहले लगा आनंद कुमार को आगे किया जाएगा, मायावती के भाई को, लेकिन उसके बाद आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को आगे किया गया। इस पॉलिटिकल मूव को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए? क्या बसपा युवाओं में अपनी पैठ नए सिरे से बनाना चाहती है, विजिबिलिटी दिखाना चाहती है? बद्रीनारायण जी। उत्तर इसका ये है कि देखिए, इससे कई कई अर्थ मायावती ने देने की कोशिश की है। एक अर्थ ये है कि जो लोग ये सोचते हैं मायावती के बाद बीएसपी खत्म हो जाएगी, वो गलत सोचते हैं। मायावती ने ये बोला कि सेकंड लीडर हमने खड़ा कर दिया है, ये कंटिन्यू करेगा। सेकंड, आकाश आनंद युवा है, तो युवा दलितों में जो युवा आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। शिक्षित समूह उसमें पैदा हो रहा है, पढ़ा लिखा तबका बढ़ रहा है। उससे इंटरेक्ट करने के लिए यूथ लीडर्स की जरूरत है। मायावती खुद जिस भाषा को बोलती हैं, जिस तरह के, उससे वो उतना रिलेट नहीं कर पा सकता होगा, इसलिए यूथ लीडर उस समय ज्यादा कारगर हो सकता है। और आकाश आनंद उसके पहले सोशल मीडिया देखते रहे हैं और युवा दलित यूथ भी बड़ी संख्या में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आए हैं और साइबर स्पेस में या ट्रैवलिंग। तो मुझे लगता है दूसरा तो ये है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि दलित पॉलिटिक्स में भी एक जनरेशनल शिफ्ट है। वो मायावती के समय के जो यूथ लीडर्स थे वो पुराने हो गए हैं, नए यूथ लीडर्स खड़े हो रहे हैं। और एक तरफ से चंद्रशेखर भी वहाँ दलित मोबिलाइजेशन में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी को एक युवा फेस चाहिए, और युवा फेस अभी भी मायावती का जो जो स्ट्रक्चर है उसमें युवा फेस एक सप्लीमेंट्री फोर्स है, वो मेन फोर्स नहीं है। तो मुझे लगता है इन सब कारणों से उन्होंने ये आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। और आपने देखा होगा आकाश के आने के बाद से मायावती सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा इंटरेक्ट करने लगी है और हर मुद्दे पे बोलने लगी। जो पहले काफी डिले रिस्पॉन्स उनका आता था, अब वो थोड़ा तेज रिस्पॉन्स आने लगा। कुछ भी होता है तुरंत उनका सोशल मीडिया पर आता है, जैसे और लीडर्स कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मुझे लगता है कि एक शिफ्ट है और एक जरूरी शिफ्ट है। मुझे लगता है ये पहले होना चाहिए था। आकाश आनंद होते या कोई और होता, लेकिन यूथ लीडर्स को पहले मायावती को प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। लेकिन वो चूंकि परिवार का नहीं है तो फिर कैसे होगा, ये भी एक दिक्कत थी। लेकिन फिर बहुत सारे यूथ लीडर्स थे। बीएसपी तो युवा नेता पैदा करने की फैक्ट्री कही जाती थी, तो लेकिन नहीं हुआ। सेकंड लीडरशिप उसमें नहीं थी, लेकिन अब की है, देर आए दुरुस्त आए, शायद अच्छा जाए। अब रुक करते हैं अजय बोस जी का, जिनकी मायावती जी पर लिखी हुई पॉलिटिकल बायोग्राफी बेहद चर्चित रही है। अजय बोस जी हमारे साथ हैं और ये किताब है बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। ये किताब मैंने खुद भी पढ़ी है, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। बीएसपी का जो बिल्डअप वाला समय रहा, उसके पहले DS4 का समय या काशीराम जी के समय जिस तरीके से मूवमेंट बिल्ड हुआ, शुरुआती दौर में किस तरह की चुनौतियाँ थीं, किस तरह के राजनीतिक प्रयोग थे जो किए, उसके बारे में अगर आपकी दिलचस्पी तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अजय बोस जी, नेता नगरी में हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर ये है, 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन होता है। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हमने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा, जब बहुजन समाज पार्टी 0 पर सिमट गई थी लोकसभा में। 2017 के विधानसभा में 19 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में जब सपा के साथ गठजोड़ किया, तब 10 की टैली पर बसपा पहुंची थी और अब वो अकेले लड़ रही, जबकि हमें पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट परसेंटेज दशकों बाद गिर के किसी तरह डबल डिजिट में 12% के आसपास पहुंच पाया और सिर्फ एक विधायक चुनाव जीत पाया बलिया की सीट से।
मायावती का ये जो ऐलान है ये बसपा के लिए संजीवनी का काम करेगा, नए सिरे से उनको लाइफ देगा, क्योंकि उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं उनके भतीजे आकाश आनंद, वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस, मिस कॉल दे के मेंबर बनना, पद यात्राएं करना, जिसको लेके कई आलोचक मायावती जी की शिकायत करते थे कि उन्होंने जब से सत्ता हासिल की अपने आप को भीतर कैद कर लिया या पब्लिक में सिर्फ रैलियों में नजर आती हैं। आपको लगता है ये बीएसपी को नई लाइफ देगा, या बीएसपी एक ऐसा पॉलिटिकल प्रयोग है जो अब अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है निर्णायक तौर पर? अजय बोस जी। देखिए, बीएसपी और बहन जी मायावती का जो ये लंबा रास्ता रहा, इसीलिए मैंने जो किताब लिखा था इसका 3 एडिशन है जी। पहले 2 एडिशन, उसका सब टाइटल बहन जी नाम है, सब टाइटल था पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती जी। लेकिन तीसरी और फाइनल एडिशन जो है, उसके बाद मैं मायावती के ऊपर नहीं लिखा कुछ, उसका सब टाइटल 3rd एडिशन का और फाइनल एडिशन का था द राइज एंड फॉल ऑफ मायावती। जी। तो मैंने फॉल जब लिखा था, मायावती तो काफी गुस्से में थे जब हमने फॉल कर दिया, लेकिन बाकी काफी राजनीतिक पंडित हमको कहा कि भाई इतना जल्दी आप फॉल मत बोलो, क्योंकि ये 2017 का बात था। लेकिन मुझे लग रहे थे कि मायावती और बहन जी का जो तेज था वो कम होते जा रहे हैं और कम होते जाएगा, क्योंकि भारत का राजनीति भी पलट रहे थे और बीएसपी का भी और मायावती का जो रूप था पहले, वो भी काफी चेंज हो गया। तो हम देखा ये 2019 में मायावती ऐसे किसी के साथ अलायंस, प्री पोल अलायंस नहीं करते हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने सोचा जो अलायंस करके देखा जाए, और अलायंस करके उनका फायदा हुआ। उनका फायदा हुआ समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उनका 0 से 10 सीट मिल गया, माने 10 गुना, और समाजवादी पार्टी का जो 10 सीट था वो 5 हो गया। और वोट परसेंटेज की भी काफी, क्योंकि आधा सीट उन्होंने लड़ा है, लेकिन वोट परसेंटेज भी काफी अच्छा। अजय जी माफ करिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी 2014 में 5 सीटें थी, 2019 में भी 5 की 5 ही रही, वो 10 से 5 नहीं हुई थी। 2019 का जो अजीब मुझे लगा जी, ये उनका ये जो गेन तो हुआ, लेकिन उसी चुनाव के बाद ही उन्होंने ये अलायंस खत्म कर दिया। जी बिल्कुल। और कोई कारण नहीं दिखाया, कोई नहीं बोला जो हमें नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, उनका गेन हुआ। तो ये मुझे, मेरा जानकारी है ये एक मायावती अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी का खेल खेल रहे, और अपना जो उनका जो तेज था वो कम होते जा रहा है। और वही देखा हमने 2022 में, इतना खराब रिजल्ट बीएसपी ने 30 साल में भी नहीं किया जितना खराब हुआ था रिजल्ट। एक सीट हम कल्पना नहीं कर सकते, जो सारे 403 सीट कॉन्टेस्ट करके सिर्फ एक सीट जीतना बहन जी यूपी में, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अब आ रहे, आप देखिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन, और मायावती का ऊपर प्रेशर था, मेरा जानकारी है ये उनका मुस्लिम एमपी से खास तौर पे, क्योंकि काफी मुस्लिम एमपी है उनके पास, ये आप थोड़ा अलायंस कर लो किसी से, और मेरे ख्याल पे कोशिश किया। पब्लिक में नहीं, ये मानेगा नहीं, लेकिन कोशिश किया। तो अखिलेश बिल्कुल खिलाफ था, और अब जब ये कांग्रेस रिसेंट जो इलेक्शन हुआ उन्होंने बहुत खराब रिजल्ट दिखाया, तो कांग्रेस का भी बार्गेनिंग पोजीशन कुछ नहीं रहा, तो अखिलेश का बात मानना पड़ा कि मायावती ये अलायंस में, इंडिया अलायंस में नहीं शामिल होगा। और अब फिर अभी मायावती का भी बयान आया है, ये उन्होंने सोलो जाएगा, वो किसी से अलायंस नहीं करेगा।
लेकिन उनको कहना जे हम जानबूझ के ये अलायंस नहीं कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल पे करेक्ट पोजीशन नहीं है। अच्छा, अब जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर डिक्लेयर किया है, उसको लेके पार्टी के अंदर क्या चर्चा है? क्या वो बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे? जो सेकंड रंग के लीडर हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या आकाश आनंद न्यू एज पॉलिटिक्स कर सकते हैं या इट्स अ गॉन केस नाउ? देखिए, अभी हम लोग आकाश आनंद को ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मायावती साफ कर दिया जे उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा है, बीएसपी से भी संन्यास नहीं ले रहा है, बिल्कुल इंचार्ज है। और ये भी बड़ी बात है जो आकाश आनंद यूपी इलेक्शन का जो है, और अब यूपी में ही बीएसपी का कुछ जोर है, बाकी जगह में तो काफी कम हो गया बिल्कुल ही। तो यूपी में मायावती इंचार्ज है, बिल्कुल हैंड्स ऑन। तो मेरे ख्याल पे आकाश आनंद का रोल अभी जांच करना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता बहुत मुश्किल होगा मायावती को रिप्लेस करने, और वो पुराना बीएसपी को फिर शुरू करने बहुत मुश्किल होगा। ये एक हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे पहले। देखिए, हम कम से कम 50 साल हो गया राजनीति जर्नलिज्म कर रहे हैं, और मायावती और कांशीराम ये दोनों जो लीडर था, काफी वो रोमांचक लीडर हम कह सकते हैं, जिसको ऐसे कोई लीडर इंडिया में नहीं देखा गया। लेकिन इनका भी कांशीराम का तो डेथ ही हो गई, और उनके बाद मायावती पावर में आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, इनको आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि एक टाइम में था ये हम भी सोचते जे मायावती शायद प्रधानमंत्री भी बन सकते, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी बढ़ रहे थे वो लग रहे थे जे कुछ कहीं बहुत ऊंची जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और नीचे जाने लगा, और बार बार हार के ये अब 20 साल हो गया अपने लिए। हाँ, ये अब बहुत मुश्किल है। अजय जी, क्या गलत क्या हुआ? मतलब 2007 में आपने जैसे जिक्र किया, हर कोई आश्चर्यचकित था, बसपा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में बहुमत लेकर आई, और 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके पहले लेफ्ट दल भी उनके पीछे लामबंद होने लगे कि अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं। पर 2012 के बाद से जो डाउनफॉल हुआ, क्या आपको 2-3 बड़े रीजन दिखते हैं बीएसपी के इस एपिक डाउनफॉल के? देखिए, एक तो भारत का राजनीति जब से नरेंद्र मोदी आए काफी चेंज हो गया, और ये जो पोस्ट मंडल एक पॉलिटिक्स चल रहे थे वो भी बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि मायावती जब 2007 में क्लियर मेजॉरिटी लेके आए, वो एक ब्राह्मण सपोर्ट से आए थे। ये हम कल्पना नहीं कर सकते थे जब ब्राह्मण ने दलित पार्टी को सपोर्ट देगा, लेकिन उन्होंने दिया है। और उसका पहले भी जब कोalition गवर्नमेंट में आए, या अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये काफी ब्राह्मण, नरसिम्हा राव, कई ब्राह्मण लीडर ने उनको सपोर्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम में उनको लगा, ब्राह्मण लीडरशिप को लगा कि मुलायम सिंह यादव से थ्रेट ज्यादा है और वो मायावती का हेल्प ले सकता है, बसपा का हेल्प ले सकता है। लेकिन ये सब चेंज हो गया जब नरेंद्र मोदी आए, और वो नहीं रहा। दूसरी बात है, जो मायावती का जो 5 साल राज रहा था, उसमें ना ब्राह्मण खुश हुआ ना दलित खुश हुआ, तो उससे उसका पतन शुरू हुआ। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ब्राह्मण दलित अलायंस, और उसमें मुसलमान भी कुछ जुड़ रहे थे, वो नहीं बना। और उन्होंने बहुत कोशिश किया। एक बार 2000 मेरे ख्याल पे 12 में एक दलित मुस्लिम अलायंस भी शुरू किया था, वो भी नहीं बना। तो
मेरे ख्याल पे मायावती का जो ऑर्गेनाइजेशन था बीएसपी का, बहुत तगड़ा मजबूत था, वो भी टूटने लगा। और फिर तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है उसका टिकट सिलेक्शन, सीट सिलेक्शन। वो भी काफी लोग कहते हैं जब पैसे के लिए ये भी हाँ, पैसे से लोग खरीदते थे सीट, ये भी उनकी हानि किया। तो मेरे ख्याल पे सब मिला के 3-4 कारण है ये जो बहन जी का इतना स्टेडी डाउनफॉल हुआ। अजय जी, आखिरी सवाल, मायावती जी के इस समय राजनीतिक सलाहकार कौन है? कौन से लोग हैं जो उनकी किचन कैबिनेट को बिल्ड करते हैं, जो उनके विश्वस्त लोग हैं, जिनके जरिए वो अभी भी अपनी रणनीति बनाती हैं, अपने पॉलिटिकल मैसेजेस भिजवाती हैं या दूसरी पार्टियां अप्रोच करती हैं तो किन लोगों के थ्रू करती हैं? पहले तो हमें कभी सतीश चंद्र मिश्र दिखते थे, उसके पहले बाबू सिंह कुशवाहा और गया चरण दिनकर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो वो बांदा ट्रोइका था वो नज़र आता था, और भी लोग अलग अलग। इस समय कौन से लोग हैं जो बहन जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल पे अब कोई नहीं है। अब मेरे ख्याल पे कोई खास, क्योंकि सतीश मिश्रा भी, बाकी लोग तो सारे चले गए जी, जिसका आपने नाम लिया जी, लेकिन सतीश शर्मा मेरे ख्याल पे, सतीश मिश्रा है, लेकिन उनका भी ऐसी सलाह मेरे ख्याल पे नहीं लेते। जी, तो अभी बहन जी अपने आप ही सोचते हैं। लेकिन सबसे मिसिंग जो है कांशीराम। अगर कांशीराम होता तो बीएसपी का ये हालत नहीं होता मेरे ख्याल, क्योंकि कांशीराम को मैं 1980 से जानता हूँ। मैं पहला जर्नलिस्ट था पीवीआर शेनाय के साथ जो कांशीराम से दोस्ती किया। और कांशीराम जो कहते हैं आइडियाज मैन था। बहन जी तो था, वो काम करते थे, लेकिन कांशीराम का बहुत तेज पॉलिटिकल एक्यूमेन था। हाँ, जो पॉलिटिकल थिंकिंग था कांशीराम का, एक अलग टाइप की था। तो कांशीराम अपने आप को चेंज कर लेते थे, सिचुएशन जैसे चेंज करते थे। लेकिन मायावती का वो नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा। सर, आपने तो बायोग्राफी लिखी है उनकी, आपकी कई बार बहन जी से मुलाकात हुई होगी, कुछ तजुर्बे बताएंगे आप? उनके इंटरेक्शन उनके साथ कैसा रहा, रणनीति के तौर पर क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, बहन जी ज्यादा बात नहीं करती। बहन जी को पास अगर जाओ तो ऐसे नहीं है, बहुत लीडर है, बिल्कुल कांशीराम की उल्टा। कांशीराम से हम बात करते थे तो घंटे 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 चले जाते, इधर उधर इधर उधर वो बात करने चाहते हैं, उसका ये बात करने का चर्चा था। बहन जी का तो सीधे भाई बात जल्दी करो, जल्दी करो। तो जब भी मिले तो उससे कोई टाइम बहुत कम है उनके पास मीडिया से बात करने। जी, और आपने देखा होगा इंटरव्यू भी बहुत कम देते हैं। ये इस पे वो उनका बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है, वो बहस नहीं करते हैं बिल्कुल। जी, कोई काम का बात करो, कोई काम है तो वो ठीक है, हाँ वो काम के ऊपर वो काम से बात कर ले, लेकिन ऐसे राजनीति के ऊपर बात नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर। अजय बोस जी को सुना, अब रुक करते हैं सज्जन कुमार जी का। सज्जन जी, एक बात कही जा रही है कि मायावती के तेवर अब उतने तीखे नहीं रहते हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रदेश में भी और देश में भी। सब इल्जाम लगाते हैं कि वो बी टीम बनकर रह गई, हालांकि वो खुद इस इल्जाम का प्रमुखता से विरोध करती हैं। आपकी एनालिसिस क्या है? ये आरोप लगाना कि बीएसपी इसलिए नहीं जुड़ रही है कि उसके अंदर कुछ साठगांठ है या वो डर गई है, ये बड़ा ही एक जिसे कहते हैं गिल्ट ट्रैप करना, कि आप बीएसपी को गिल्ट ट्रैप कर। आखिर आपकी लड़ाई बीएसपी क्यों लड़े? अगर वो अपने कोर को बचा ले जाती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी बाकी पिछड़े हों, अगड़े हों या मुस्लिम समाज से हों, उनके जुड़ने की संभावना बची रहेगी। अगर आप अप्रासंगिक हो गए और आपने एक उस क्षत्रिय पार्टी को जो आपसे होस्टाइल है उसको और मजबूत कर दिया, तो फिर आपका कोर भी टूटने लगेगा और भविष्य में आपके रिवाइवल की जो संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। सज्जन जी, दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो दूसरी पांच के नेताओं पर अभी हम बात कर रहे थे
कि उभरने नहीं दिया गया, चाहे आर.के. चौधरी हो, चाहे राशिद मसूद हो, चाहे जंग बहादुर हो, एक लंबा सिलसिला है। नहीं देखिए, बिल्कुल, लेकिन इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि बीएसपी की वही हालत है जो कांग्रेस की हालत है, कि जो शीर्ष नेतृत्व और चेहरा है वही उसकी शक्ति का भी आधार है और वही उसकी लिमिटेशन भी तय करता है। अब आप देखिए, जब तक बीएसपी मूवमेंट के आंदोलन के रूप में था तब तक तो इसमें बहुत सारे समाज के लोग जुड़े, लेकिन जब इसे एक विधिवत रूप से इसमें पार्टी वाली जो एस्पेक्ट है वो मजबूत होती है, तो आरोप केवल मायावती, ये जो परिपाटी है कि मायावती के आने के बाद बाकी दरकिनार हो गए हैं, इसमें देखिए ये कुछ थोड़ा सा अनफेयर है मायावती के साथ। कारण ये है कि मायावती का चुनाव बाकी नेताओं की को पीछे रख के आगे लाने का निर्णय जो था वो काशीराम का था। और अगर आप यूपी में जाएं और दलित समाज के बीच जो बीएसपी का आधार अभी भी बचा है, तो उसमें देखेंगे जो बीएसपी के अंबेडकराइट दलित आलोचक हैं, उसमें चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या तमाम और भी नेता है, जैसे अंबेडकर जन मोर्चा है पूर्वांचल में, गोरखपुर बेस्ड है, उसके श्रवण कुमार निराला हैं, दद्दू प्रसाद हैं बुंदेलखंड में। इन सब लोगों के जो मायावती की आलोचना है उसमें यह पक्ष आता है कि बहुत सारे और नेता हो सकते थे, लेकिन बहन जी ने इसको अपने आसपास केंद्रित कर दिया। लेकिन इसमें एक जो अनफेयर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जब आप उन एक्टिविस्ट या लीडर से, दलित लीडर से मिले या बाकी विश्लेषक से मिले जो मायावती की आलोचना करते हैं नेतृत्व के और उसके केंद्रीकरण के बिंदु पे, वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर आप 90 के दौर में देखें तो काशीराम ने संगठन जरूर बनाया, लेकिन बीएसपी को जो एक लोकप्रियता मिली, घर घर में जो एक चेहरा मिला, उसमें मायावती का योगदान जो है बहुत ज्यादा है, और यह बात काशीराम को भी पता थी। दूसरी बात, अगर आप आम दलित जनमानस से, खासकर जाटा और चमार जाति के लोगों से मिले, तो उनके बीच में मायावती के नेतृत्व को लेकर अभी भी भावनात्मक जुड़ाव है। और देखिए, किसी भी विमर्श में एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक चेहरा भी चाहिए। तो मायावती का चेहरा जो है बीएसपी को घर घर तक पहुंचाया, बीएसपी के कोर को इसने डिसाइड किया। वो जो एक केक मॉडल होता है जिसमें केक का एक बेस होता है, टॉपिंग आप उसमें मुस्लिम्स को कर लें, पिछड़ों को कर लें, बाकी और समाज के कमजोर वर्गों को कर लें, लेकिन वो टॉपिंग की जो पूरी बेस जो क्रिएट हुई, संगठन बना काशी मान्यवर के द्वारा, लेकिन उसको एक लोकप्रिय चेहरा मायावती ने दिया।